मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एमपी इंदौर में भी अब करियरविल ऑफलाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब इंदौर में भी करियरविल ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। अब आपका सिलेक्शन कराएगा आपके आमने सामने पढ़ाकर। करियरविल के धुरंधर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर इंदौर में। जी हाँ, हम आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर अपना हम इंदौर में लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंदौर वाले बच्चों के लिए, और हम भी उन बच्चों से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। पहला बैच 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आपने देखा कि लाखों बच्चे करियरविल ऐप पर पढ़ रहे हैं और अनेक बच्चों ने करियरविल ऐप से पढ़कर सिलेक्शन लिया। मेरे दोस्तों, अब हम इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने ये एड्रेस है और फोन नंबर आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और मेरे बच्चे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारी की सारी फैकल्टी वही करियरविल की फैकल्टी है और मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं इंदौर आपसे मिलने। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं आप सब? आरजू, महेश, मुकेश, कमेंटों को क्या हुआ जी? कमेंट नहीं चल रही हैं। चल गई यार, एक बार कमेंट करके बताओगे ठीक हो आप लोग? ठीक है, फटाफट से बताइए। सर लेट आते हो गुरुजी, आप ऐसा क्यों? अरे तो जी खजूर खा रहे हैं? अच्छा, आप खजूर खा रहे हैं। हाँ, मैं तो कुछ नहीं खा रहा ना। जी हाँ, ठीक है। खा मैं तो कुछ नहीं खा रहा बड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीजों को बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण देते हुए स्टार्ट किया जा रहा है और समझने का प्रयत्न आपको करना होगा कि क्या चीज आपके अब यहां पे हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार बोर्ड को नॉर्मल हो जाने दो भाई, गर्म घाव में हो गया है बोर्ड थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाना बस। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कल कौन सा टॉपिक चल रहा था फटाफट से मुझे बता दो, और फटाफट ये भी बता दीजिए कि किस टॉपिक से हमें स्टार्टिंग करनी है। अभिषेक विश्वकर्मा, बच्चे मेरे जैसा पंचुअल आपको कोई नहीं मिलेगा। जिस लेवल के डेडिकेशन मेरा है, जिस दिन उस लेवल के 10% भी आप कर दोगे तो मैं आपको मान लूंगा बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व। बहुत छोटी बात कर दी आपने तो कुछ तो खाते भाई। मैं कुछ भी नहीं खा रहा था। ये खाने वाली चीजें बढ़िया नहीं होती क्लास में खड़े होकर खाना, ये क्या बात नहीं। अरे तो बिल्कुल नहीं चल रहा बोर्ड। रीस्टार्ट करूं क्या? एग्जिट ही कर लूं ना? और रिफ्रेश कैसे होता है? ऐसे ही ना? इसकी पूरी दिमाग की नसें हिल गई भाई। आज पक्का कर लेंगे वो काम। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, राहुल कैसे हैं आप? बाकी बताइए कैसे हैं आप सब लोग? हेमंत भाई क्या हुआ? भाग 2 चल रहा था, नागरिकता। हेडिंग डाल लीजिए, भाग 2 नागरिकता। इसको लोड हो जाने दीजिए। लीजिए जी, आपके स्टार्ट हो गए हैं। चल गया है। अब समझिए, आप हेडिंग डाल लीजिए नागरिकता, सिटीजनशिप हेडिंग आप डाल लीजिए। लैग करके चल रहा है, एक बार चलना स्टार्ट हो जाए फिर तो मैं संभाल लूंगा। हेडिंग डाल लीजिए नागरिकता। कर लूंगा मैं इतने काम।
नागरिकता का मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है वो समझिए। सिटीजनशिप की डेफिनेशन बता देती है, ठीक है। अब नागरिकता के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये प्रावधान भारत ने किस देश से लिए हैं, या फिर पूछा जाता है भारत में नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है, भारत में नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है, नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति आपको कैसी देखने को मिलती है, प्रवृत्ति कैसी है। भारत में नागरिकता की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए। नेचर पूछा है, नेचर ऑफ सिटीजनशिप कैसी है, नेचर ऑफ सिटीजनशिप पूछा जा रहा है, तो फटाफट से आप बता देंगे नेचर ऑफ सिटीजनशिप कैसी है। सर भारत में नेचर देखने को मिलता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। क्या होता है बाबू, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है सर जी। अब सिंगल सिटीजनशिप के बारे में मतलब होता है कि सर सिंगल सिटीजनशिप से आपका क्या तात्पर्य है, सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। बताइए कि भाई सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता, इससे तात्पर्य क्या है। भाई इसका मतलब होता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, आप भारतीय नागरिक ही रहेंगे, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहेंगे आप भारतीय नागरिक ही, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भारत के किसी भी हिस्से में रहें, भारत के किसी भी हिस्से में रहें, किसी भी हिस्से में रहें, परंतु भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे, परंतु भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे, नागरिक ही कहलाएंगे, भारतीय नागरिक ही होंगे, परंतु भारतीय नागरिक ही होंगे। मतलब आप किसी भी हिस्से में रहिए लेकिन रहेंगे क्या, आप भारतीय नागरिक ही रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी याद रखना कि क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे, होंगे क्या, भारतीय नागरिक ही होंगे। अच्छा एक बात और समझ लेना बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता भी आ सकती है, नहीं, ठीक है। इसके बारे में समझना एक बात, इसका रहन सहन से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। एक और चीज आपको देखने को मिलती है, डुअल सिटीजनशिप क्या होती है उसको समझिए। एक और आपको देखने को मिलती है डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप क्या होती है, डबल सिटीजनशिप आपको क्या देखने को मिलती है, ये कॉन्सेप्ट भी है कि व्हाट इज डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप क्या है, ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। तो डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है, शुभम भाई, शुभम मीणा, डुअल सिटीजनशिप का मतलब है जब एक ही देश में रहते हुए आपको उस देश की नागरिकता भी मिले और उस देश के जिस राज्य में आप रहते हैं उसकी नागरिकता भी मिले, तो लिखेंगे उसको, इसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। इसका मतलब है दोहरी नागरिकता, इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, आप उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, आप उसको बोलते हैं क्या, दोहरी नागरिकता, ठीक है। दोहरी नागरिकता आप उसको बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब एक ही देश में रहते हुए, जब एक ही देश में रहते हुए, जब एक ही देश में रहते हुए जब एक ही देश में रहते हुए उसके राज्य की और उसके पूरे देश की नागरिकता आपको मिले, रहते हुए राज्य, क्षेत्र व केंद्र दोनों की नागरिकता मिले, व केंद्र दोनों की नागरिकता प्राप्त हो, नागरिकता प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, वो चीज ही डुअल सिटीजनशिप कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, चलिए
अगर आप भारत में रह रहे हो, ठीक है बाबू, आप क्या रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, तो आप क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अगर आप जम्मू में रह रहे हो या आप जयपुर में रह रहे हो, तो आपको जयपुर की नागरिकता अगर हम अलग से देने लगे तो बाबू ऐसी परिस्थिति में वो दोहरी नागरिकता होगी। लेकिन हमें क्या मिलता है, आप जयपुर में रहो, आप उत्तर प्रदेश में रहो, आप तमिलनाडु में रहो, लेकिन आप भारतीय नागरिक होंगे। ये चीज क्या है, ये चीज सिंगल सिटीजनशिप है। भारत के किसी भी हिस्से में रहें, आप रहेंगे भारतीय नागरिक ही। ठीक है सर, चलिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल पार्ट्स लिख सकते हैं, ऑल, ठीक है, सिटीजनशिप गिवन टू, सिटीजनशिप गिवन टू ऑल पर्सन्स, ठीक है, ऑल पर्सन्स फ्रॉम प्रोविंस एंड सेंटर। जस्ट सेंटर से नागरिकता अलग मिले, प्रोविंस से नागरिकता अलग मिले, वो चीज आपको देखने को मिल जाती है। दिस इज डुअल सिटीजनशिप। एग्जाम्पल के लिए जैसे कनाडा है, यूएसए है, एग्जाम्पल के लिए कनाडा है एंड एग्जाम्पल के लिए यूएसए है। लेकिन एकल नागरिकता एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इंडिया ही आपको देखने को मिल जाएगी, केवल इंडिया ही आपको देखने को मिलता है। बेहतर है इंडिया के अलावा हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब में भी सेम चीज है आपकी, ठीक है जी हाँ। इससे फायदा क्या होता है, अगर आपको नागरिकता मिलती है तो आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं। इससे फायदा क्या होता है, अगर आपको नागरिकता मिल गई तो आपको कुछ अन्य अधिकार भी मिलेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देन हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेखीकरण किया गया है, भाग 2 में इसका उल्लेखीकरण किया गया है, और आर्टिकल है 5 से 11 जो इसकी चर्चा करते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई हमारे यहां एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। सर सिंगल सिटीजनशिप जो ली गई है दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, वो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। काइंडली इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है, डबल नहीं है। पॉलिटी में कितने क्लास और लगेंगे, पॉलिटी में कम से कम 30 क्लास और लगेंगे। मेरी पॉलिटी लंबी चलती है भाई। कौन सी बुक बेस्ट रहेगी एसएससी के लिए, दिस इज द बेस्ट बुक विच यू कैन रेफर फॉर एसएससी, दिस इज द बेस्ट बुक विच यू कैन रेफर फॉर एसएससी। एसएससी के लिए ये जो बुक है पॉलिटी की, ये आप रेफर कर सकते हैं। दिस इज बुक बाय मी, ये मेरी बुक की पहली कॉपी है, ये आप रेफर कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत चलता कैसे है, भाई जीत राणा। ठीक है, चलिए ठीक है शुभम मीना, यही जवाब चाहिए था ना तुम्हें, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़िए, नागरिकता की हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा बोर्ड चलना शुरू हुआ है तो अब मैं इसके बारे में आसानी से आपको बता पाऊंगा। टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, मैं क्लास नहीं रोक सकता था इसलिए मैंने ना रोकी। भारतीय नागरिक, अब थोड़ा मेरा हाथ चल रहा है कि आराम से, ठीक है, अब मैं इसके बारे में आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूं। इंडियन सिटीजनशिप, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोचता है एक बार में 2 देशों की नागरिकता मिल जाएगी तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। एक बार में 2 देशों की नागरिकता नहीं मिलती। हर एक सब्जेक्ट की, मेरी सभी सब्जेक्टों की किताब आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मार्केट में चेक कर लेना कितने की है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। हर सब्जेक्ट की आती है मेरी किताब। बुक कहां से ले, सैटरडे को लॉन्च होगी, उसके बाद आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिलेगी। सैटरडे को लॉन्च है। बट तो भारतीय नागरिकता के बारे में जैसा मैंने बताया, आप समझेंगे आर्टिकल कितने, आर्टिकल 5 से लेकर 11 है। और सबसे पहले समझ लेना, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक, 5, 6, 7, 8 जो है संविधान की प्रारंभिक प्रावधानों की बात करते हैं। संविधान में
नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान, नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान, भिक प्रावधान। संविधान में नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अक्षय कुमार के पास है, अक्षय कुमार के पास नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, चलो। संविधान में नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान जो है ये बताए गए इनिशियल प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, आपको बताया गया इनिशियल प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इसमें बताए गए, राइट जी हाँ। अब अगर हम बात करें इसके बाद का जो आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 9 से लेके 11 एक इस बारे में बात करता है। सीरियस नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधानों की बात करते हैं, नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधानों की बात करते हैं, नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान, संबंधी विशेष प्रावधान नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। अब इसको बहुत सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान आप कैसे बता सकते हैं कि भाई बहुत ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान है यानी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है सर जी। तो हम क्या करते हैं, इसमें ना सारे आर्टिकल्स को हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आर्टिकल 5 की बात करूंगा। ठीक है, आर्टिकल 5 की बात करूंगा, बहुत डेप्थ में हम बात करेंगे आर्टिकल 5 में जाकर, आर्टिकल 5 में जाके बहुत डेप्थ में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में लिखा है संविधान की शुरुआत के समय भारतीय नागरिक, संविधान की शुरुआत के समय भारतीय नागरिक, संविधान की शुरुआत के समय, संविधान की शुरुआत के समय, संविधान की शुरुआत के समय भारतीय नागरिक, शुरुआत के समय भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता संविधान की शुरुआत के समय भारतीय नागरिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात को समझ आइए और समझिए, ये लेखपाल के लिए भी है, अरे सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से समझेंगे कि शुरुआत के समय नागरिकता को कैसे लिखेंगे। सिटीजनशिप इन द स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप in the start of constitution, in the start of constitution, citizenship in the start of constitution। ठीक है, बताइए फटाफट से। अब शुरुआत में इसके बारे में हम बात बताते हैं कि भाई शुरुआत के समय भारतीय नागरिकता किस प्रकार से देखने को मिलती है। जैसे कहा गया, अब संविधान की शुरुआत का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 में कौन कौन भारतीय नागरिक होगा? दिमाग लगा लेना और समझ लेना क्या रहा हूं बाबू। 26 जनवरी 1950 में कौन कौन भारतीय नागरिक होगा? कौन कौन भारतीय नागरिक होगा? फटाफट समझिए, कौन कौन भारतीय नागरिक होगा? तो कहा गया जिसका जन्म भारत में हो, जन्म भारत में हुआ हो, कोई पर्सन है जिसका जन्म भारत में हुआ, जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, बर्थ इन इंडिया, जिसका जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, दैट बर्थ मस्ट बी इन इंडिया, बर्थ इन इंडिया हो, जिसके माता पिता भारत में रहते हो। ठीक है, चलिए, जिसके माता पिता भारत में रहते हो, जिसके माता पिता भारत में रहते हो या माता पिता भारतीय हो, जिसके माता पिता भारतीय हो, माता पिता भारतीय हो, जो माता पिता हो वो भारतीय होने चाहिए। अब माता पिता यानी पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन। ठीक है, चलो, पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन, मस्ट इंडियन।
पेरेंट्स जो है वो इंडियन होने चाहिए। पेरेंट्स कैसे होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। तीसरा इसमें होता है कि तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में है। 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हूं। रिजाइडिंग इन इंडिया 5 years बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। नोट करिए। फटाफट बताइए बाबू। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं दीपा, ठीक है, उसमें इंग्लिश नहीं आती। सब करंट अफेयर करवाते हो? हाँ बाबू, करंट अफेयर यूट्यूब पे कराता हूं मैं, सर्च कर लेना करंट अफेयर बाई जीत राणा। मेरी बात सुनो, जितने बच्चे पूछ रहे हैं बोर्ड ऐसे क्यों कर रहा है, अब यार बोर्ड को मैं लगातार पीछे तकरीबन 8 घंटे से 7 घंटे से चला रहा हूं मैं बोर्ड को कंटिन्यूअसली, इस वजह से वो बोर्ड हैंग कर रहा है। ठीक है, अब बोर्ड तो जीत राणा नहीं है, ठीक है, वो तो हार मान लेता है तो वो कर रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका हो जाता है बाबू आर्टिकल 5। अब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं। अगर आपने आर्टिकल 5 कर दिया, सर वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, बाबू वो 1955 का अधिनियम है। ठीक है, चलिए सर मैथ किसमें नहीं आती? दिल्ली पुलिस में 15 नंबर का आता है मैथ। अब फटाफट हेडिंग डालिए इसमें, आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, फटाफट से समझिए ये क्या है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता को कैसे बताते हैं? सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कि भाई पाकिस्तान से भारत आए जितने भी लोग हैं उनकी नागरिकता कैसे होगी। समझिए भाई, इसमें एक डेट दी गई है 19 जुलाई 1948। दरअसल 19 जुलाई 1948 तक कोई कहीं पर भी आ जा सकता था, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, कोई परेशानी ही नहीं थी। अब कहने की बात है कि अगर कोई इस तारीख से पहले, यदि कोई इस तारीख से पहले भारत में प्रवेश कर लेता है, यदि कोई इससे पहले भारत में प्रवेश करता है, इससे पहले भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है, इससे पहले भारत में प्रवेश करता है, तो क्या होगा? यदि कोई इससे पहले भारत में प्रवेश करता है, स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। भारतीय नागरिक हो जाएगा। नागरिक हो जाएगा तो स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। कोई उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ही विल बी इंडियन सिटीजन। स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्थिति के बाद आता है,
ठीक है, इस स्थिति के बाद भारत में प्रवेश कर, इसके बाद भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है, भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करता है, राइट, भारत में प्रवेश करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको 6 माह का पंजीकरण कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 6 माह का पंजीकरण यानी 6 माह का उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और पंजीकरण के पश्चात भी आपको यह भी देखने को मिलेगा कि उसको इस पंजीकरण के लिए परमिट की आवश्यकता होगी, परमिट आवश्यक होगी, परमिट आवश्यक होगी। तो परमिट इज नीडेड फॉर दिस, परमिट इज नीडेड फॉर दिस। ठीक है, चलो याद रखना, इसके लिए परमिट की आवश्यकता भी होगी। ऐसा क्यों था? क्योंकि बाबू ये वाली जो चीज है ना 19 जुलाई 1948 वाली जो चीज है, ये माउंटबेटन एक्ट में लिखी गई थी, माउंटबेटन एक्ट में यह लिखी गई थी। ठीक है, याद रखना। फटाफट बताइए भाई। और फिर हम देखते हैं इसके बाद आर्टिकल 7 क्या कहता है। 5 हो गया सर। क्यों हुआ था बाबू ऐसा? जो है ना अंकित तिवारी, ऐसा माउंटबेटन एक्ट में कहा गया था। माउंटबेटन एक्ट तो आपको पढ़ाया है मैंने, हाँ। बस आर्टिकल 7 आप देखिए, आर्टिकल 7 में क्या कहा गया? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता परंतु पुनः भारत आए लोगों की नागरिकता। मैंने क्या बताया? भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान गए परंतु पुनः भारत आए लोगों की नागरिकता, परंतु पुनः भारत आए लोगों की नागरिकता, भारत आए लोगों की नागरिकता, नागरिकता। तो इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो जी। तो इसके बारे में फटाफट से मुझे बताइए अर्जुन, इसमें समझेंगे। पर्सन्स वेंट टू इंडिया, वेंट टू पाकिस्तान, वेंट टू पाकिस्तान एंड अगेन केम टू इंडिया, अगेन केम टू इंडिया। तो इनको सिटीजनशिप कहां की मिलेगी, कैसे मिलेगी? फटाफट बताइए। इसके अंदर एक तारीख दी जाती है 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 की तारीख दी गई। क्लियर किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस डेट से पहले भारत से पाकिस्तान गया है, अगर कोई व्यक्ति इस डेट से पहले भारत से पाकिस्तान गया है, इस डेट से पहले भारत से गया है पाकिस्तान, और वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, से पहले भारत आया, भारत आया, तो वह स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा, वह स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है स्वतः, वो क्या हो जाएगा? स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। स्वतः भारतीय नागरिक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा भाई? स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा, स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा। मतलब उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ही विल बी इंडियन सिटीजन। रिमझिम आप ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं होता क्लास में हमारी में, ना आज तक हुआ, नहीं आगे होगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएगा, भारतीय नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस डेट के बाद भारत से पाकिस्तान गया है, अगर कोई इस डेट के बाद भारत से पाकिस्तान गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बताइए सर जी? अगर कोई इस डेट के बाद भारत से पाकिस्तान गया है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बताओ सर? सर ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत कॉमन सी चीज देखने को मिलेगी भारत से पाकिस्तान जाने पर, कि भाई उसको पुनः आगमन पर
6 माह का रजिस्ट्रेशन चाहिए। पुनः आने पर 6 माह का तो चाहिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, और साथ में चाहिए भाई परमिट। परमिट क्या है? बॉर्डर क्रॉस करने के लिए परमिट लगता था, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए। सर जी, सीमा हैदर को हमारे देश की नागरिकता मिल गई? नहीं मिली भाई उसको। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के पास भारत की नागरिकता नहीं है तो वो भारत में रह नहीं सकता। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह आधार कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है। नागरिकता का प्रमाण क्या है? नागरिकता का प्रमाण एनआरसी में आपका नाम है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में अगर आपका नाम है तो आप भारतीय नागरिक हैं। आपके पास पासपोर्ट है तो आप भारतीय नागरिक हैं। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप भारतीय नागरिक हैं। आप वोट डाल सकते हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। केवल यही है। आगे बढ़िए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है बच्चे आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या बताता है? भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ पर्संस दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ PIOS, सिटीजनशिप ऑफ PIOS, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन बोलते हैं इनको। इंडिया ओरिजिन इनको बोलते हैं। इसका मतलब है भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। ठीक है, चलो, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, भारतीय मूल लोगों की नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, के लोगों की नागरिकता। अब ये भारतीय मूल के नागरिक कौन होते हैं भाई? भारतीय मूल के जो नागरिक होते हैं वो होते हैं विदेशों में रह रहे होते हैं वो, लेकिन उनके पास सिटीजनशिप विदेश की होती है। मतलब कहने की बात क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसको। मान के चलो मैं हूं, लेट सपोज मैं कल को या मैं 2 महीने बाद मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। लेट सपोज कि मैं यहां हूं इंडिया और 2 महीने बाद में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। अभी मैं क्या हूं? वहां पे जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या हो जाऊंगा? इंडियन ही तो रहूंगा। ऐसा थोड़ी है तुरंत जाते ही मैं नागरिक बन गया, नहीं। वहां की नागरिकता मैं ले लूं, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता, ऑस्ट्रेलिया मुझे नागरिकता अपनी दे दे, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई। अब क्या भैया ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिलने पर मैं भारत का नागरिक रहूंगा? नहीं रहूंगा। ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई, भारत की खत्म हो गई। ठीक है सर। अब यहां पर जो मेरी वाइफ को बच्चे होंगे, लाइक ऑब्वियसली पता है यार, मैं जाऊंगा, विवाह होगा, विवाह उपरांत बच्चे भी होंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बोल दिया कि भाई जब मेरे वहां बच्चे होंगे तो कह रहे शादी नहीं हुई। अब मैं बता रहा हूं कि अगर वहां पे मतलब मेरी वाइफ को कोई बच्चों की प्राप्ति होती है, मैं अविवाहित हूं, ये भी क्लियर कर दूं, तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग भारतीय मूल के होंगे, क्योंकि उनके पिताजी का जो डायनेस्टी है, उनकी जो पिताजी की डायनेस्टी है वो क्या है बच्चे? उनकी पिताजी की डायनेस्टी यानी मेरी डायनेस्टी वंश क्या भारतीय है। इस वजह से ये चीज आपको देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हैं ऋषि शुनक के जो दादा हैं वो भारत के थे। समझ में आई बात? हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर सीमा के पास नागरिकता नहीं है, भारत में रह कैसे रही? बाबू, रहने के लिए नागरिकता नहीं चाहिए। रहने के लिए नागरिकता नहीं चाहिए। रह वो भी सकते हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है। भारत में टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी रह लेते हैं। ठीक है, चलिए। राहुल वर्मा कह रहे हैं कि सर मेरे पास ना तो वोटर आईडी है ना ही पासपोर्ट है, क्या मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं?
जब जनगणना हुई थी तो आपको गिना गया था? हाँ जी सर, गिना गया था। आपका नाम भारतीय नागरिकता रजिस्टर में चढ़ चुका है। ठीक है, चलो। हाँ, एक बहुत सही डाउट पूछा है कि लड़की ने, सर अगर मान के चलिए कि जो यहां पर महिला है जिससे बच्चे हो रहे हैं वो अगर ऑस्ट्रेलिया की हुई तो भी उनको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, याद रखना। तो भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के प्रावधान यहां है। अब देखिए आर्टिकल 9, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो समाप्त हो जाएगी। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी citizenship of India will be abolished on gaining foreign citizenship. ठीक है, ये 9th में है। सर आपकी शादी होगी तो निमंत्रित करना। जी मैं आपको अवश्य निमंत्रित करूंगा, हर एक छात्र को निमंत्रित करूंगा। आर्टिकल 10 देखिए, यह नागरिकता का अधिकार, राइट टू सिटीजनशिप है। नागरिकता का अधिकार, राइट टू सिटीजनशिप है। ये राइट टू सिटीजनशिप आपको देखने को मिलता है। एंड हाउ इट वर्क्स, राइट टू सिटीजनशिप किस प्रकार से कार्य करता है। बगैर कारण के आपकी नागरिकता की समाप्ति नहीं होगी। बगैर कारण के नागरिकता की समाप्ति नहीं होगी। नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। नागरिकता से वंचित नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। बगैर कारण नागरिकता से वंचित नहीं किए जाएंगे। विल नॉट, ठीक है चलो, विल नॉट डिप्राइव्ड, ठीक है, डिप्राइव्ड फ्रॉम सिटीजनशिप विदाउट कॉज। कि अगर कोई वास्तविक कारण नहीं है तो आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, उस केस में अगर आप वापस भारत आएंगे आपको नागरिकता मिल जाएगी, मिल जाएगी पर समय लगेगा। ऐसा नहीं एक दिन में नागरिकता नहीं देंगे मुझे सर्टेन टाइम, 6 साल मुझे निवास करना पड़ेगा तब मिलेगी। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 के बारे में मुझे बताइए। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है नागरिकता संबंधी प्रावधान पर संसद का अधिकार होगा। नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर संसद का अधिकार होगा। नागरिकता प्रावधानों पर संसद का अधिकार होगा। धानों पर संसद का अधिकार होगा, संसद का अधिकार होगा। नागरिकता प्रावधानों पर संसद का अधिकार होगा, पार्लियामेंट का अधिकार होगा। जो नागरिकता के प्रावधान होते हैं, सिटीजनशिप प्रोविजंस होते हैं, सिटीजनशिप प्रोविजंस जो होते हैं, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि जो आपके सिटीजनशिप प्रोविजंस हैं वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट होंगे।
ठीक है, चलिए सब बाबू, इसकी लंबी कहानी है यूएसए की। और जो नागरिकता होती है वह होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। सिटीजनशिप इज अंडर होम मिनिस्ट्री, सिटीजनशिप इज अंडर होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अधीन आपको यह देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। भाई क्या लिख रहे हो 152? आपकी हाइट 152 है। देख लीजिए दिल्ली पुलिस के अंदर कितनी चाहिए आप, मैंने वीडियो डाला हुआ, जाके देख लीजिए। बताइए भाई, नोट है सर? 35 से क्या है? 35 से आ जाने दीजिए। आगे बढ़ो। ये होते हैं बच्चे जो भी नागरिकता से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता से जो रिलेटेड, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति वर्तमान में कैसे होती है। वर्तमान में नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति कैसे होती है, समाप्ति कैसे होती है? ठीक है, चलो। अटेनिंग और elimination of attaining or elimination of citizenship, attaining और elimination of citizenship आज की डेट में कैसे होता है? ठीक है, चलिए तो बाबू बताइए फटाफट से। इसके लिए आपको एक एक्ट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, याद रखना। अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आप देखते हैं जिसको बोलते हैं 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली बताता है कि नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति किस तरह कैसे होगी, राइट। अच्छा एक बात और समझना बाबू कि इसके अंदर बताया गया है कि 5 प्रकार से तो प्राप्ति हो सकती है, 5 प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अटेन यानी प्राप्त कर सकते हैं, अटेन यानी प्राप्त, अटेन यानी प्राप्त कर सकते हैं। समाप्त कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके से समाप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से आप समाप्त कर सकते हैं। समाप्त यानी क्लोजर आप दे सकते हैं, क्लोजर, समाप्त, क्लोजर दे सकते हैं, समाप्त 3 तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि इस अधिनियम में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, इस संशोधन में परिवर्तन, इस संशोधन में परिवर्तन कितनी बार हुआ है? तो पहले हुआ था 1986 में, फिर 1992 में,
फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और फिर 2019 में। तो ये इसके अंदर संशोधन है जो अब तक 6 बार हो चुके हैं मुख्य संशोधन। इसमें संशोधन कितने बार हो चुका है? 6 बार हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई राहुल, ओके। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। बढ़िया। बाकी यार अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो हाँ, कब छीन ली जाएगी बता देंगे कल, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। बाकी आपके लिए यूट्यूब जीत राणा जीएस पर और इंस्टाग्राम जीत राणा .77 पर चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, ठीक है। उसको भी देखते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।